हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखो, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पिछले क्लास पे जाते हैं ताकि आपको याद रहे। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसके बारे में हमने अच्छी तरह जाना था और वो आपको हम बताए थे, वो क्लास 10th लेवल का था। क्लियर है? उसके बाद हमने बताया था टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में आपने दो चीज पढ़ा था। कितने चीज पढ़ा? दो चीज। एक का नाम था क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा था एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड पढ़े थे। देखो एक चीज हमें देखो, ये क्रिस्टलाइन, ये एमॉर्फस, इसको हमने बताया था क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड। क्या बताए थे? ट्रू सॉलिड। और इसको बताए थे स्यूडो सॉलिड, बताए थे स्यूडो सॉलिड। और स्यूडो सॉलिड को ही दूसरा नाम दिए थे, क्या चीज? सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या बोले थे? सुपर कोल्ड लिक्विड। अरे बोले थे, ये ट्रू सॉलिड और ये स्यूडो सॉलिड, हम इसी को बोले थे सुपर कोल्ड लिक्विड। देखो इसका एग्जांपल भी दिए थे, हमने बोला था ग्लास दिए थे ना, शीशा का ग्लास। आप घर में मम्मी से पूछना कि जो ग्लास एक्स्ट्रा था हमारे घर में, उसको शीशा के ग्लास को जो मम्मी रख दी थी, तो ग्लास मम्मी बोलेगी लाए थे तो सेम ग्लास था। अरे ऊपर से नीचे तक इसका थिकनेस जो था ना, मोटाई तो सेम था, लेकिन वो ग्लास का पेंदी अब जाके एक दो साल बाद वो पेंदी मोटा हो गया, ऊपर में पतला हो गया। इसी से ये प्रूफ हो रहा है कि वो सॉलिड था ही नहीं, वो क्या था? सुपर कोल्ड लिक्विड था। तब तो नीचे पिघल पिघल के आ रहा है। अरे क्लियर है? तो हमने पढ़ा था ये एमॉर्फस, और इसके बारे में हमने इस दोनों के बारे में एक और चीज पढ़ा था कि इसका जो पहला पॉइंट था कि ये सॉलिड जो होते हैं से पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसका नाम हमने दिया था। क्या दिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर वे में अरेंज होते हैं लॉन्ग रूट तक। अरे लंबा, ये हमेशा किस में अरेंज होते हैं? रेगुलर वे में अरेंज होते हैं। क्लियर है? इसका कोई वे नहीं होता है, रेगुलर इरेगुलर कहीं भी ये खिचड़ी की तरह अरेंज हो जाता है, जिसको जहां रहना होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को वहां पे। अब हमें एक चीज बताओ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट क्या है? रेगुलर है। तो सारा चीज हमें किसके बारे में पढ़ना है? क्रिस्टलाइन के बारे में। अरे नहीं, अरे सारा इसका रेगुलर है ना, सारा चीज ये कहाँ अरेंज है, कैसे अरेंज है, इसलिए सारा चीज हमको किसके बारे में पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड को। इसलिए जो हम टाइप्स ऑफ सॉलिड का पढ़ेंगे उसमें टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये ही सॉलिड है जो ट्रू सॉलिड है, ये तो स्यूडो सॉलिड है। क्यों? ये तो सुपर कोल्ड लिक्विड, सर इसका आपने नाम दे दिया था। क्लियर है? तो चलो हम स्टार्ट करेंगे अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये चार टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप्स के। पहला का नाम है आयनिक सॉलिड। कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के। पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा मेटालिक सॉलिड। क्लियर है? तीसरा कोवैलेंट सॉलिड, और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। चार टाइप हमें दिख लिया, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर है? सुनो सर, इतना अगर बता ही दिए कि आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर, तो सबसे पहले ये टाइप हो गए। इसको किस बेसिस पे बोला गया? सबसे पहले हम सॉलिड को सॉलिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है? बाइंड है। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड है, तो हमें यह भी तो जानना जरूरी है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन हो सकते हैं। क्लियर है? तो देखो, तो इससे पहला पॉइंट हमारा यही है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। अरे क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके देखो नाम है इसका क्या? आयनिक सॉलिड। क्या है? आयनिक सॉलिड। तो निश्चित रूप से सर ये अगर आयनिक सॉलिड है तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? सर आयंस होगा। क्या होगा? आयंस होगा। आयंस। देखो एक चीज सुनो, हमने इसका एग्जाम्पल बाद में नीचे लिखाएंगे, अभी नहीं लिखना है, लेकिन एक चीज यहां समझने के लिए, जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो NaCl होते हैं। क्या होते हैं?
NaCl। इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं वो आयनिक सॉलिड में काउंट होता है। तो अब देखो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस है, आप लोग यही पढ़ते आए हैं। इसका मतलब क्या है कि इस आयनिक सॉलिड के अंदर जो क्या है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसका प्लस और माइनस है। अरे प्लस NaCl और माइनस Cl, सॉरी Na प्लस और Cl माइनस है। तो आयंस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी होते हैं, तो पॉजिटिव और निगेटिव, इसी को बोल देते हैं कैटाइन, पॉजिटिव को और निगेटिव को एनाइन। क्लियर है? तो आयंस होंगे इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर है? आयंस कैटाइन भी हो सकते हैं और एनाइन भी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड का। सर मेटालिक सॉलिड, इसका एग्जांपल दे दीजिए तो समझ जाएंगे। एग्जांपल नीचे लिखाएंगे, लेकिन एग्जांपल यहां समझ जाइए कि ये आयरन का रॉड, लोहा, सर सोना चांदी। क्लियर है? उसके बाद सर जिंक, उसके बाद सर एल्युमिनियम। ये सब क्या है, अगर हम लोहा की रॉड की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ क्या है, रॉड ही है, लोहा ही है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मेटालिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं। सर ये जो आयरन है इसका एटम हो सकते हैं, तो ये कह सकते हैं क्या चीज, यहाँ पे मेटालिक एटम, मेटालिक एटम। अरे क्लियर है? अरे ये बात समझ में आ रहा है? सर कोवैलेंट सॉलिड, उसमें सर ऐसा हमें लग रहा है कोवैलेंट सॉलिड जो आप बोल रहे हैं, देखो यहां मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटालिक बॉन्ड। यहां कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, सर नॉन मेटल्स के बीच में मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे कोवैलेंट सॉलिड से हमें ये पता चल रहा है कि सर यहाँ आपने ये बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 11th का चैप्टर में पढ़ाया गया, 11th में। क्लियर है? 11th की बात है ये सब। तो हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर नॉन मेटालिक एटम। क्या लिख सकते हैं, नॉन मेटालिक, मेटालिक एटम, नॉन मेटालिक एटम। मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल ले लो, वाटर देखा है, पानी, हाँ सर लिक्विड में तो देखे हैं, तो क्या आप वाटर सॉलिड नहीं देखे थे, सर देखे तो हैं। क्या है वाटर सॉलिड, सर बर्फ। बर्फ क्या है, सॉलिड है। तो बर्फ अगर सॉलिड है तो उसमें H2O था, H2O, H यहाँ पे एटम, ऑक्सीजन एटम मिलके ये क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ये देखने के मिल रहा है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में वाटर जब सॉलिड बनता है तो यहाँ पे कौन सा सॉलिड होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और कौन पार्टिसिपेंट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है, वाटर है। तो वाटर इज ए मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे होगा मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बात? ये हम समझने का कोशिश किए और समझ भी गए, वो समझ गए। चलो दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर। सर अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बता ही दिए तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में आपने बोला था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अक्सर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग हैं तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, नहीं होगा। क्योंकि फोर्स ऑफ, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंट है तो निश्चित रूप से सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट होगा। क्लियर है बात? तो देखो दूसरा नंबर है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाद क्या आता है, फोर्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स सब हम बनाए थे, और ये पार्टिकल्स जब एक साथ आता है तो कौन सा फोर्स के कारण ये एक साथ आ रहा है, क्या सारे में एक ही फोर्स लग रहे हैं या सारे में डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं। सर अगर एटम्स अलग हैं, यहाँ पे कैटाइन एनाइन है, यहाँ पे मेटल एटम है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब सर ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग होगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो तो फोर्स बताओ मुन्ना क्या क्या होगा। सर हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा है, आयनिक सॉलिड में बताओ। सर इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में बोला जाता है कि दो चार्ज के बीच में, दो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं और उस अट्रैक्टिव फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अरे क्लियर है? ये दो चार्जेज हैं, जैसे हमने बताया NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस, इसका एग्जाम्पल है। तो NaCl के बीच अगर दोनों साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस दोनों के बीच में फोर्स लगते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैट्स जब हम पढ़ रहे हैं सर, उसमें बताया गया है इसी फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन केमिस्ट्री में इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। NaCl के बीच आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात?
तो हम या तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड। क्लियर है सर? ये मेटल एटम के बीच, सर आप हमें ये बताइए एटम के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? देखो एक्चुअली में हमें दिखता वो एटम है, लेकिन जब आप इसको स्टडी करोगे केमिस्ट्री के हिसाब से, केमिस्ट्री ये आयरन का रॉड, तो आयरन किसी स्टेट में होगा Fe+2 या Fe+1 या Fe+3, इसी स्टेट में आपको दिखेगा। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं कर्नल, और इसी कर्नल के बीच में इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहते हैं। इसी कर्नल के बीच में इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच और इस एटम प्लस एटम के बीच, प्लस चार्ज वाले एटम के बीच, अब देखो यहां पे Na+ था और Cl- था, कंफ्यूज मत करना। Na+ Cl-, ये जो यहां पे जो चार्ज था, ये दोनों प्लस चार्ज वाले एटम भी है, माइनस चार्ज वाले एटम है। क्लियर है? लेकिन यहां पे प्लस वाले एटम है, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन है, प्लस वाले एटम है, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन है, और इस दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? अरे कंफ्यूजन नहीं ना करोगे भाई, यहां पे प्लस और माइनस दोनों एटम है, लेकिन यहां पे एक प्लस और दूसरा माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्लस एटम है, माइनस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बात? तो यहां पे जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स मेटालिक फोर्स है। क्लियर है? या मेटालिक बॉन्ड भी आप कह सकते हैं। लिखिए, चलिए, मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है बात? चलो, नॉन मेटल एटम के बीच में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखो, सुनो। यहां पे जैसे यहां पे बात हम करें तो सिलिका इसका एग्जाम्पल है। सिलिका Si के बीच में बॉन्ड बनते हैं, सिलिका। क्लियर है? सिलिका अरे कार्बन फैमिली का है। तो ये जो अपना सिलिका है, किसके किसके बीच का फोर्स है? सिलिका और सिलिका के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो सर ये बॉन्ड, ये जो सिलिका के बीच, ये नॉन मेटल्स हैं सिलिका, और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है सर वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब है यहां पे कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? नाम से ही पता लग रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। सर अब एक चीज बताइए, आप बोले मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट पर मूव करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपने बोला सर वाटर, पानी का मॉलिक्यूल्स, H2O का मॉलिक्यूल्स एक साथ ज्वाइंट कर जाता है। यहाँ पे तो हम सर कोई केमिकल रिएक्शन तो करवाते नहीं हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर जरूर कम करते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं, और यहाँ पे फोर्स काम करता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। खैर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, लेकिन वो अलग है, वो केमिस्ट्री में बाद में पढ़ेंगे, अपने लोग 11th में से पढ़ ही के आए होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे होते हैं, या और भी जैसे I2 की बात करें, P4 की बात करें, क्लियर है, S8 की बात करें, तो ये सब जो सॉलिड होते हैं यहाँ पे सिर्फ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है। क्लियर है? ये लिखिए, चलो लिखो जल्दी से। सर एक चीज बताओ कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा तो सर उसका उबलने का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर? वो भी तो डिफरेंट होगा। अरे एक चीज बताओ, किसी को जोर से पकड़े हुए हैं तो, और किसी को अगर मान के चलो पकड़ने का रेट, अगर किसी को जोर से पकड़े हुए हैं, किसी को धीरे से पकड़े हुए हैं, किसी को पकड़े ही नहीं है, तो जो लीव करने का, मूव करने का उसका जो चांसेस होगा वो अलग अलग होगा या सेम होगा? सर अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स तो अलग अलग लग रहे हैं, ये फोर्स अलग अलग है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। क्लियर है? तो चलिए लिखिए तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट MP लिख देते हैं, एंड BP बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अरे क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ, ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में अब आयंस NaCl, Na+ Cl-, इसी को हमने NaCl लिख दिया।
तो NaCl अब हमें बताओ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? सर हाई ही होता है, ZnS इस सब का क्या हो रहा है? हाई होता है, बस हाई लो में लिखना है। क्लियर है? ये सर ये बता दो इसका हाई होगा या लो होगा? ये मेटल्स, आयरन का रॉड, आयरन का हाई होगा या लो होगा? सर हाई होगा। Zn आपने देखा ये सब हाई ही होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सर एक बताओ हमें, देखो कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता रहे हैं इसका क्या होगा, लेकिन इस सब की उपेक्षा हम बता रहे हैं, तीनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं आप हमें ये मत अलग अलग इसमें मेटल का ले आना बोलना सर ये इसका ये है, इसका ये है, उससे उसका कम है, उससे इसका ज्यादा है, ये सब नहीं, इसमें एक्सेप्शन होते हैं। क्लियर? हम एक जनरल थ्योरी बता रहे हैं। क्लियर है? एक्सेप्शन बिना केमिस्ट्री एक्सेप्शन का है ही नहीं। क्लियर है? केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन का नहीं है। तो ये अलग अलग इसमें एक्सेप्शन होते हैं, एक एक पॉइंट मेरे को ढूंढ के मत लाना, ये जनरल कंपैरिजन हम कर रहे हैं। क्लियर है? जो बोर्ड में या एग्जाम में अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उसका। समझ में आ रहा है? अब एक चीज बताओ, हम बताएं सर आयरन, इसका एग्जाम्पल क्या है? आयरन। ये है सिलिका, क्या है? सिलिका। ये तो मिट्टी है। तो अब हमें बताओ कि इस दोनों का कंपैरिजन करो, हाई का, ये मेटालिक का और कोवैलेंट का। तो इसमें ये सिलिका मतलब मिट्टी, एग्जाम्पल ले लो, क्या है? मिट्टी। तो अब ये बताओ मिट्टी का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पहले कौन पिघल जाएगा, आयरन या मेल्टिंग? मिट्टी। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब एक चीज बताओ, लोहार सबके यहाँ पहुंचो, वहां पे देखो कि आयरन को वो बंदा पिघला 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 के कुछ सामान बनाते रहता है, क्या उसके नीचे का मिट्टी भी पिघल जाता है? सर नहीं, मिट्टी तो नहीं पिघलता है। इसका मतलब सर इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वेरी हाई। क्लियर है रे? हाँ सर इसका क्या होगा? सर इसका अब हमें बताओ एक चीज, हमने आइस का एग्जाम्पल ले रहा था ना बार बार, आइस को हाथ पे रखते ही पिघल जाता है, इसका मतलब सर बहुत कम है, लो। अरे क्लियर है? काऊ नहीं लिखे, LOW है। क्लियर है? एक बच्चा काऊ पढ़ रहा था। अरे समझ में आ रहा है? सर अब ये चीज देख लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो अब एक इसका थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी तो इंपॉर्टेंट है, आपने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी किस में होगा ज्यादा, किस में होगा कम? तो नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपने एक चीज गौर किया होगा, सब चीज हमने बोला केमिस्ट्री जो है सॉलिड स्टेट या सब चीज पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड है, सिर्फ इमेजिन करते रहो, याद होते रहेगा। आप ये बताओ कि घर में आपने अर्थिन में पानी दिया है, जब आपका बॉल कम रोशनी देने लगता है तो अर्थिन में दिए हो पानी, मम्मी बोलती है कि पानी में नमक मिला के डाल दो। क्यों? क्योंकि नमक जो होता है, पहले नमक जो है वो नमक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता है। समझ, इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में सर आपको बताए होंगे कि चार्ज जो होते हैं वो फ्री होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, मतलब चार्ज मूव करना चाहिए। वैसे 12th की केमिस्ट्री में भी है, क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो मतलब ये फ्री चार्ज मूव करना चाहिए, लेकिन NaCl जो है सर आप तो बोलते हैं ये चार्ज है, लेकिन ये फ्री कहाँ है? ये तो बाउंड किया हुआ है। जब ये दोनों बाइंड तो ये प्लस माइनस है कहाँ? क्लियर है बात? ये तो बाइंड किया हुआ है। तो इसको तोड़ने के लिए इसमें हम पानी मिलाते हैं, पानी मिलाते ही ये Na+ और Cl माइनस में हो जाता है। अब सर ये तो चार्ज फ्री है, अब अगर ये चार्ज फ्री है तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अरे बात समझ में आ रहा है? अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है तो हमें यह भी तो देखना है ये कब कर रहा है। सर ये अपने मोल्टेन स्टेट में कर रहा है या एक्वस सॉल्यूशन में कर रहा है? क्लियर है? तो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट लिख लो। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट कर सकता है ये NaCl? बताओ जल्दी। मोल्टेन स्टेट में लिख लो, ओनली इन मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर है? चलो अब देखो हमारे पास है मेटालिक सॉलिड। सर मेटालिक सॉलिड में अभी तो आप जस्ट बता रहे थे कि इस दोनों में मेटल में बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहां पे ये जो मेटल आपको हम बताते थे इसमें क्या होता है सुनिए, ये आयरन प्लस
यहाँ पे आयरन प्लस, इस टाइप से कर्नल इसको बोलते हैं। और इसी बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री घूमते टहलते रहता है। इलेक्ट्रॉन इस कर्नल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्री घूम टहल रहा है। तो सर यहाँ पे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन वैसे ही फ्री है, देख लो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही फ्री है। इसका मतलब सर ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टिविटी होगा उसका हाई होगा या लो होगा, सर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तो फ्री उरी करने का कोई लफड़ा ही नहीं है, क्लियर है, तो ये हाईएस्ट होगा। अरे इतना प्रवचन दे रहे हैं ना ताकि याद हो जाए ये सब चीज, क्लियर है, याद करने से बेहतर है कि यहीं पे समझ लो। अरे समझ में आ रहा है। चलो मिट्टी में क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते देखा है क्या मिट्टी को, नहीं सर, तो यहाँ पे लो होगा। सर हमने तो देखा था पानी, अगर मिट्टी में पानी आ जाता है तो फिर हमें ये करंट लगने लगता है, वहां पे पानी होगा और उस मिट्टी में आयंस होते हैं जिसके कारण आपको लग रहे थे करंट, क्लियर है। तो मिट्टी वैसे जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जब तक वो मिट्टी भींगा और उसमें आयंस नहीं होगा, तो क्लियर है। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड, पानी में क्या आपने देखा है क्या, सर देखा तो है पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हुए, भाई मेरे पानी में ये NaCl मिला होता है। हाँ पानी, आप जो पानी पीते हो ना उसमें सॉल्ट भी होता है, क्लियर है, तो सॉल्ट के कारण कर रहा था ना कि पानी के कारण, तो यहां भी लो होगा। लो आराम से लिखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे इसको काउ पढ़ते हैं, क्लियर है। सर सारा एग्जाम्पल बता ही दिए तो एक बार लिखा ही दो, एग्जाम्पल लिख ही लो, एग्जाम्पल इसके क्या क्या होंगे। चलो एग्जाम्पल सर, इसमें NaCl, ZnS, KCl, ये सब दे दो, कॉपर, QS, यही से लिख दो, हो गया। चलो इसमें देखो सर, आयरन, कॉपर, निकल, Ag, AU, क्लियर है। चलो इसमें सर अभी तो आपने बताया था सिलिका, सिलिका किसका बना होता है, SI बॉन्ड होता है, क्लियर है सर। डायमंड लिखो, बढ़िया से लिखो सर, डायमंड में कार्बन बॉन्ड होता है। सर ये ग्रेफाइट, इसमें भी कार्बन बॉन्ड होते हैं, क्लियर है। सर ये वाटर तो आप लिखा दिए हो, I2 लिखाए हो, P4 लिखाए हो, S8 लिखाए हो, तो आपको जो जो एग्जाम्पल मिलेंगे वो अपना जोड़ते रहना। ये सब एग्जाम्पल है जिसको आप याद करो, आपके बुक में दिए हुए हैं, क्लियर है। तो ये फटाक से लिख लो तो मुन्ना, ये घर लिखो जल्दी जल्दी। चलो अभी वाले लिख लिए थे हम लोग, अभी क्या पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हमने लिखा था। उसके बाद सुनो, अब कुछ टर्म है जिसको हमें देखना है। जैसे पहले एक चीज देखो, हम सॉलिड क्यों बोल रहे थे, सॉलिड क्यों था, क्योंकि सर इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड हो जाता था, क्लियर है। उसी बेसिस पे हमने बताया कुछ रेगुलर वे में होता था, कुछ इरेगुलर वे में होता था, कोई खिचड़ी बन जाता था। जो रेगुलर वे में होता था उसको हमने बोला था ये सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जो इरेगुलर वे में हो जाता था, खिचड़ी बन जाता था, उसको हमने बोला था सर ये एमॉर्फस सॉलिड है, क्लियर है। तो ठीक है सर, अभी तक तो आपने अरेंजमेंट सिखाया। अरेंजमेंट जो टर्म हम अभी बताएंगे तो वो अरेंजमेंट बन के बनता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है, कि आपने जो भी अरेंजमेंट बताया वो अरेंजमेंट बन के क्या बनता है। अरे ये आप तो सॉलिड, उसका नाम तो कुछ होगा ना सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली में, इसको जो अरेंजमेंट हो रहा है इसी को हमने बोला लैटिस, क्या बोलते हैं, लैटिस। तो ये जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये क्या है, पार्टिकल्स, ये इसी का नाम हमने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्लियर है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या बनाता है, अरेंज होके, जो अरेंज होके जो चीज बनता है उसी को हम बोलते हैं लैटिस, क्या बोलते हैं, लैटिस। तो डेफिनेशन लिखिए, व्हाट इज लैटिस। लैटिस क्या है बताओ, व्हाट इज लैटिस। लैटिस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ regular arrangement of constituent particles, constituent particles
पार्टिकल्स इन लैटिस। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉरी इन 3D। इन 3D का मतलब 3 डायमेंशनल में 3D। जैसे हम लोग देखो अभी बताते हैं, ये हमारा फोन है, मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन किस चीज से मिलकर बना होगा? सर अगर ये मेटल का है, आयरन का है, तो इसमें आयरन का एटम्स होंगे, तो उसी एटम्स को हमने क्या बोल दिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल मिल के छोटे छोटे क्या बना दिए? लैटिस। क्लियर है? तो इसमें किस, ये फोन है तो हमारा फोन का लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, लंबाई है, चौड़ाई है और इसका मोटाई भी है। तो मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई हो उसको हम क्या बोलते हैं? 3D। क्या बोलते हैं? 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D, इसी को हमने बोला लैटिस। क्या बोला हम? लैटिस। इसका एक और डेफिनेशन है, ये भी लिख लेते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है, लिखिए। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट ऑन लैटिस। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट ऑन लैटिस या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट के लिख सकते हैं ये। क्लियर है? देखिए कैसे होता है, हमने आपको बताया, सुनिए पहले देखिए इधर। ये मान के चलो हमने बताया था एग्जांपल NaCl। क्या बताया था? NaCl। तो Na प्लस और Cl माइनस है, तो वो दो डिफरेंट क्या है? पॉइंट्स है। या हमने बताया था आयरन Fe। तो आयरन का जो एटम्स होंगे वो क्या होगा? अरेंज होगा। रेगुलर वे में अरेंज होगा? नहीं होगा। तो देखो आयरन का पॉइंट को हम यहां पे रेगुलर वे में अरेंज कर रहे हैं। देखो ये इसके बीच में डालना है, ये सब इसके बीच में है। यहां भी आप ऐसे ही डालोगे। ये वाले पॉइंट जो सेकंड है उसके जस्ट नीचे, ये पहले वाले के नीचे कर रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है? हो गया? चलो आगे देखो। ये फिर इसके नीचे, सेकंड वाले के नीचे अब डालते रहो पॉइंट को। एक्चुअली हमको क्या करना है? हमने क्या बोला था कि ये क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट। क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट। इसलिए हमने सिस्टम वाइज इसका अरेंजमेंट किया। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस का मतलब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, या तो कैटायन होंगे, या मेटल आयन होंगे, या नॉन मेटेलिक आयन होंगे, या मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। क्योंकि ऊपर में हमने इससे पहले टाइप्स पढ़े थे ना, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें तो पार्टिकल्स कुछ भी हो रहे थे। अरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो रहे थे, तो यहां पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ। सर आप ऐसे ही अरेंज क्यों किए? ऐसे अरेंज इसलिए क्यों किए क्योंकि आगे इसको हम पढ़ाएंगे। इस टाइप से अरेंज होने पे मतलब अगर एक चीज दिखाई देते हैं, अभी देख लो। ये देखो, ये जो हमने ऊपर वाला बॉल दिया कि ये मान लो ऐसे करके डाला, एक बॉल, सेकेंड और थर्ड, ऐसे करके 3। यहां भी नीचे 1 2 और 3 ये बॉल था। अरे समझ में आ रहा है? देखिए इस दोनों बॉल में के बीच में, इस दोनों बॉल के बीच में अगर मान के चलो हम ऊपर में ऐसे करके देते, इस बीच में डालने से क्या हुआ? ये जो वॉइड था, ये जो स्पेस क्रिएट हुआ, ये क्रिएट क्या हो, ये स्पेस क्या हो रहा है? ढक रहा है। मतलब पैकेजिंग क्या हो रहा है? अच्छे से हो रहा है। इसके लिए हम ऐसे करके ये डाले हैं, बाद में बताएंगे इसको, सारा चीज क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो। तो ये हमारा क्या हुआ मुन्ना? ये वाला जो है ये क्या हुआ हमारा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का हमने नाम दे दिया था, इसी का लैटिस पॉइंट। क्या दे दिया? लैटिस पॉइंट। वहां पे डेफिनेशन में लिखा है लैटिस पॉइंट या पॉइंट ऑन लैटिस लिखा है ना, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। और इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इससे पहले हम इसको क्या बोल रहे थे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहां भी बोल सकते हैं, यहां भी तो हमने बोला रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स।
अरे समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स समझ में आ रहा है? चलो, लैटिस और लैटिस पॉइंट समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट सेल। यूनिट सेल क्लियर है? देखो यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल लिखने से पहले हम पहले समझ लेते हैं। जैसे यूनिट सेल की बात करने से पहले एक चीज जानो कि हम बात कर रहे हैं कि ये एक लैटिस मेरा है। लैटिस मतलब कोई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलके एक लैटिस बना दिया। क्लियर है? लैटिस बना दिया है। ये लैटिस हमारा मान के चलो ये क्यूबॉइडल है। कैसा है? क्यूबॉइडल है। क्लियर है? तो ये क्यूबॉइडल जो हमारा लैटिस है, आपको क्या लग रहा है कि ये जो क्यूबॉइडल है छोटे छोटे क्यूब से मिलके बना होगा? अरे ये जो क्यूब है वो छोटे छोटे क्यूब से मिलके, अगर ये क्यूब को डिफरेंट पोर्शन में काटते हैं तो क्या छोटे 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 क्यूब हमसे नहीं निकल जाएगा? सर निकल जाएगा। इसी को हमने क्या बोल दिया? यूनिट सेल। मतलब पहले तो हमने ये बताया कि ये पार्टिकल्स मिलाकर एक लैटिस बनाया, और वो लैटिस क्या था? वो लैटिस क्या था? लैटिस मिलाकर, लैटिस में एक छोटे छोटे जब हम टुकड़ा बनाए, स्मॉलेस्ट टुकड़ा, उससे ज्यादा अगर टूटते हैं तो ये फिर डिफरेंट डिफरेंट ये एटम निकल जाते हैं। उससे छोटा, उससे इससे बड़ा और सबसे छोटा, इससे बड़ा और सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है? यूनिट सेल। क्लियर है? तो यूनिट सेल में बहुत सारे हो सकते हैं, 5 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस यूनिट सेल के पार्टिसिपेंट होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर अभी हम क्लियर कर रहे हैं समझाने का। तो यूनिट सेल पहले लिख लो क्या होता है। व्हाट इज यूनिट सेल? तो यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट 3D unit, 3D unit which can form lattice after repetition. रिपीट कर करके मान के चलो हमने छोटा सा क्यूब बनाया, वो क्यूब रिपीट कर करके एक बड़ा सा क्यूब बना दिया। उस छोटा सा क्यूब से छोटा और भी कुछ पॉसिबल नहीं होगा। इसी को हमने क्या बोल दिया? यूनिट सेल। क्लियर है? तो यहां पे बना के हम देख लेते हैं। पहले हमने बताया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर वे में अरेंज हो गया। अरे बताएं, तो रेगुलर वे में हमने अरेंज करके बता दिया। उसके बाद मुन्ना हम क्या बता रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, सेल का फॉर्मेशन कर देता है। किस चीज का फॉर्मेशन करता है? सेल का। यहां पे देखो कैसे बनता है सेल। ये कर लिया, ये देख लिया। देखो ऊपर वाले से इस ऊपर वाले को, इस नीचे वाले से इस नीचे वाले को, तुम लोग अपना प्रैक्टिस करना। नीचे से नीचे, ऊपर वाले से ऊपर वाले। ये क्या है? एक क्यूब है। ये क्या है? एक क्यूब है। ये यूनिट सेल है। इससे छोटे से कुछ और पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसी प्रकार से यहां भी देख लो, या एक और बना लेते हैं। ये देखो, अगर एक क्यूब का रिपीटेशन हो रहा है तो यहां पे और भी क्यूब बनेंगे। बना के देख लेते हैं। इस नीचे वाले से नीचे वाले को, ऊपर वाले से ऊपर वाले को। देखो सेकंड क्यूब तैयार है मेरा। तो सर क्या थर्ड भी बन जाएगा? निश्चित रूप से थर्ड भी बन जाएगा। देख लो बनाकर। तुम लोग घर पे अपना प्रैक्टिस करना इस चीज को बनाने का। ये क्यूब बन गया। इसी क्यूब, जो छोटा छोटा क्यूब बना, 3 क्यूब बना, यही तीनों क्या कहलाया? यूनिट सेल। क्या बोला, बताया इसको हमने? यूनिट सेल। तो मतलब छोटा छोटा क्यूब बन के ऊपर नीचे सब साइड से अरेंज होकर एक बड़ा सा क्यूब बना दिया। उसी को हमने क्या बोल दिया? लैटिस। क्लियर है? और ये छोटा सा जो क्यूब, एक क्यूब बना था, एक क्यूब को निकाल लेंगे, उसको क्या बोल दिए? यूनिट सेल। इसका नाम क्या है? यूनिट सेल। तो ये क्या होगा सर? ये भी यूनिट सेल, ये भी यूनिट सेल। तो मतलब बहुत सारे यूनिट सेल मिलाकर क्या बना देते हैं? लैटिस। क्लियर है? तो सर आप हमें ये बताओ, क्या सब यूनिट सेल ऐसा ही होगा? नहीं, क्योंकि हमने बताया था लैटिस अलग अलग टाइप के होते हैं। बताए थे ना। कोई
मेटल उसमें अलग अलग फोर्सेस होते हैं। तो अगर लैटिस अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें फोर्स अलग अलग लगते हैं, तो क्या सर यूनिट सेल सिर्फ क्यूबॉइडल होंगे? नहीं, यूनिट सेल भी अलग होगा। बस हम समझाने के लिए क्यूबॉइडल बनाए हैं, लेकिन यूनिट सेल भी यहाँ पे अलग अलग होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम यही पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमने समझ लिया व्हाट इज लैटिस, उसके बाद लैटिस पॉइंट समझा, लैटिस पॉइंट के बाद हमने यूनिट सेल समझा। क्लियर है? देख लो, जल्दी लिख लो सब लोग।